Hello everyone, this is Sakshi, currently an MBBS student in a government medical college in Maharashtra. So welcome to my YouTube channel Sakshi this side. So मैं आज नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ कंप्लायंस ऑफ द लंग रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी से मैंने स्टार्ट किया था. ठीक है, तो कंप्लायंस ऑफ द लंग आज पढ़ेंगे अपन. और ये जो है ना कंप्लायंस ऑफ द लंग यार ये ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इनफैक्ट ना ये 2021 का जो पेपर था ना उसमें इसका LAQ आया था, मतलब इस पे LAQ भी बनता है, LAQ आया था. तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे कंप्लायंस ऑफ द लंग ही आता है. ठीक है, कंप्लायंस ऑफ द लंग यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देन ओरिएंटेशन क्या रहेगा इस वीडियो का, तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी व्हाट इज कंप्लायंस. उसके बाद अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन इसका. उसके बाद वी विल सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंप्लायंस ऑफ द लंग, क्योंकि ये भी आता है, ये LAQ का पार्ट था. ठीक है, LAQ में आता है ये. कंप्लायंस डायग्राम देखेंगे फिर अपन. उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्लायंस डायग्राम देखेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज कंप्लायंस ऑफ द लंग्स. तो यार कंप्लायंस इज नथिंग बट स्ट्रेचेबिलिटी. कंप्लायंस इज नथिंग बट स्ट्रेचेबिलिटी और वी कैन से डिस्टेंसिबिलिटी. ठीक है, तो कंप्लायंस इज नथिंग बट डिस्टेंसिबिलिटी. ठीक है, देन मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा वी बाय डेल्टा पी. बोले तो डेल्टा वी बाय डेल्टा पी इन द सेंस चेंज इन लंग वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन एयरवे प्रेशर. मतलब एयरवे प्रेशर मतलब ये ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर के चेंज होने पर लंग वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, इट इज कंप्लायंस. ठीक है, तो ये तो हो गई नॉर्मल सी डेफिनेशन. अपन स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखेंगे. तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है कि द एक्सटेंट टू विच द लंग विल एक्सपांड फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इज कॉल्ड एज लंग कंप्लायंस. ठीक है, तो मैं ना यहाँ पे लिख देती हूँ दी एक्सटेंट. व्हाट इज लंग कंप्लायंस, तो इट इज द एक्सटेंट टू which the lung will expand. The lung will expand for each unit increase in transpulmonary pressure. ठीक है, इट इज कंप्लायंस. ओके, चलो अभी अपन देखते हैं टोटल कंप्लायंस. तो टोटल कंप्लायंस ऑफ लंग जो होता है ना, टोटल कंप्लायंस ऑफ बोथ द लंग्स, तो इट इज 200 मिलीलीटर्स. तो इट इज 200 मिलीलीटर्स ऑफ एयर पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर. पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है ये, पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर ऑफ ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर. अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर एक यूनिट से इंक्रीज होगा ना, तो हमारे जो लंग्स हैं उनका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, तो इट विल इंक्रीज बाय 200 मिलीलीटर्स. ओके, तो ये होगा कंप्लायंस ऑफ द लंग का डेफिनेशन. ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे कंप्लायंस. तो ये कंप्लायंस जो होता है ना वो अपन दो हेडिंग्स में स्टडी करते हैं, कंप्लायंस ऑफ द लंग एंड थोरेसिक वॉल एंड कंप्लायंस ऑफ द लंग्स. ठीक है, तो कंप्लायंस ऑफ द लंग एंड थोरेसिक वॉल. तो कंप्लायंस ऑफ द लंग एंड थोरेसिक वॉल इन द सेंस कि व्हेन लंग्स आर प्लेस्ड इन द थोरैक्स. तो लंग्स भी हमें पता है कि जो लंग्स है वो थोरैक्स में प्लेस्ड है. ठीक है, तो जब लंग्स थोरैक्स में प्लेस होते हैं तब अपन कंप्लायंस पढ़ते हैं. और एक बार अपन पढ़ेंगे जब लंग्स जो है ना वो थोरैक्स के बाहर है, तो कंप्लायंस ऑफ द लंग्स ओनली. तो पहले अपन डिस्कस कर रहे थे कि कंप्लायंस ऑफ द थोरैसिक वॉल क्या है. ठीक है, तो वी नो कि जो हमारे लंग्स है, दीज लंग्स आर दी विस्को इलास्टिक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, और ये जो हमारा थोरैक्स है, थोरैक्स इज ऑल्सो विस्को इलास्टिक स्ट्रक्चर है ना. सो जब अपन लंग्स को एक्सपांड करते हैं तो थोरैक्स भी एक विस्को इलास्टिक स्ट्रक्चर है. तो है ना, हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है. जो थोरैक्स है ना, इट्स अ विस्को इलास्टिक स्ट्रक्चर. सो ग्रेटर प्रेशर इन द लंग्स, सो ग्रेटर इज द प्रेशर इन द लंग्स, ग्रेटर इज द एक्सपांशन ऑफ द थोरैसिक वॉल. ठीक है, क्योंकि हम लोग को लंग्स के साथ साथ थोरैक्स को भी एक्सपांड करना पड़ता है. ठीक है, देन वी आर हैविंग. ठीक है, तो इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ द लंग एंड थोरैसिक वॉल इट्स 0.13 लीटर्स पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर. ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब लंग्स का वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है ना पर यूनिट इंक्रीज इन द ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर,
वो कितना है 0.13 लीटर्स, ठीक है। सो व्हेन एयरवे प्रेशर इंक्रीजेज बाय 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ लंग इनसाइड द thoracic wall विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 0.13 लीटर्स। ओके, देन वी विल स्टडी द कंप्लायंस ऑफ द लंग्स ओनली, ठीक है। तो कंप्लायंस ऑफ द लंग ओनली मतलब क्या, अपन ने अभी लंग्स को ना बाहर निकाल दिया है थोरैक्स की, ठीक है। तो यार इसका कंप्लायंस कितना होता है, तो ये ना इसका ना ऑलमोस्ट डबल होता है, मतलब इट्स 0.22 लीटर्स पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। ये इसका ना ऑलमोस्ट डबल होता है। तो यार ऐसा क्यों होता है, पहले अपन ये देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जब ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से बढ़ेगा ना, तब जो हमारा लंग्स है उनका वॉल्यूम जो है ना वो 0.22 लीटर से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख ही सकते हैं कि कंप्लायंस ऑफ द thorax lungs and thoracic wall is almost half of the compliance of the lungs only, ठीक है। तो compliance of the lung only का जो compliance है वो ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है। तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो लंग्स है, जब लंग्स थोरैक्स में प्लेस्ड होते हैं ना, व्हेन लंग्स आर प्लेस्ड इन थोरैक्स, तो क्या होता है ना, कुछ ना अभी है ना लंग्स थोरैक्स में प्लेस्ड है, तो ऑब्वियसली कुछ एनर्जी लगेगा ना थोरैक्स को भी एक्सपांड करने के लिए। सो दिस इज बिकॉज इनसाइड द थोरैक्स सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्सपांड द थोरैक्स ऑल्सो, ठीक है। ये क्लियर हो गया अभी यहाँ तक, ओके। चलो अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये रेफरेशन हो गया और इंट्रोडक्शन हो गया। अभी अपन पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंप्लायंस, ठीक है। तो ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये 2020 के पेपर है ना, उसमें भी आया था, ये LAQ का पार्ट था, व्हाट इज कंप्लायंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंप्लायंस, ठीक है। तो जैसे अपन ने पढ़ा ना कंप्लायंस, दो हेडिंग पढ़ते हैं अपन, कंप्लायंस ऑफ द लंग एंड कंप्लायंस ऑफ द लंग एंड थोरैसिक वॉल। तो इसके फैक्टर्स भी अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले अपन पढ़ेंगे कंप्लायंस ऑफ द लंग्स एंड थोरैसिक वॉल, देन फिर कंप्लायंस ऑफ द लंग, मतलब दोनों के अलग अलग फैक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले अपन पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंप्लायंस ऑफ द लंग एंड थोरैसिक वॉल, ठीक है। तो यार ये इसके जो फैक्टर्स है ना, ये ना अपन क्या करते हैं ना, पहले PV कर्व होता है एक मतलब कंप्लायंस डायग्राम, उसका एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद इसके फैक्टर्स पढ़ते हैं। तो मैं आपको ये कर्व यहाँ बता रही हूँ ड्रॉ करके, बाकी आगे मैंने कंप्लायंस डायग्राम पूरा एक्सप्लेन किया है जो गाइडन में दिया हुआ है, तो उसको आपको इसके बाद और वो समझ में आएगा। तो यार ये ना कंप्लायंस डायग्राम है, मतलब यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, यहाँ पे अपन लेंगे टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम अपन यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे अपन लेंगे इंट्रा प्लूरल प्रेशर। यार अपन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर क्यों नहीं ले रहे, यार अपन को ना जब ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर चेंज करना होता है तो अपन इंट्रा प्लूरल प्रेशर चेंज करके ही उसको चेंज करते हैं, ठीक है। इट इज़ इन mm of Hg अपन लेते हैं, ठीक है। और ये अपन यहाँ से लेते हैं ऐसा, ठीक है, ये 0 है। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml, तो अपन ये वाला ले लेंगे, ठीक है। तो ये ना अपन को पता है ना, अपन यहाँ से लेते हैं, ये लाइन होती है कंप्लायंस लाइन, ये इंस्पिरेशन और ये एक्सपायरेशन। मतलब इसमें से आपको दिख रहा होगा कि जो कंप्लायंस है वो इंस्पिरेशन के टाइम पे और एक्सप्रेशन के टाइम पे अलग अलग होता है। इसका मतलब है कि जो हमारे लंग्स हैं दे आर नॉट परफेक्टली इलास्टिक। अगर परफेक्टली इलास्टिक होते तो इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन के टाइम पे तो सेम कंप्लायंस आना चाहिए था, ठीक है। ये आगे है ही, मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अभी अपन ये कर्व अपन ने क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि अपन को कंप्लायंस ऑफ द लंग एंड थोरैसिक वॉल को दोनों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे कंप्लायंस ऑफ द लंग्स एंड थोरैसिक वॉल, ठीक है। तो इसमें अपन ऐसा पढ़ते हैं कि जो ये जो कर्व है ना, दो कर्व, ये जो अपना कर्व है इट विल शिफ्ट, ये जो है ना ये शिफ्ट होगा, पहले ये डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, जब ये डाउनवर्ड शिफ्ट होगा एंड टू द राइट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ मैं बता देती हूँ आपको। देखो ये कर्व जो है ना, अपन ने बोला कि डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ, मतलब ये कर्व थोड़ा सा नीचे आएगा, राइट में शिफ्ट हुआ, राइट में इधर, तो दिख रहा है ना अपन को, जब ये नीचे और राइट में शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि कंप्लायंस जो है वो बढ़ रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, तो कंप्लायंस कम हो रहा है, इधर दिख रहा है ना, ये कंप्लायंस इधर होगा, ये कर्व इधर, तो कंप्लायंस डिक्रीज होगा, तो कंप्लायंस जो है यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लायंस विल डिक्रीज। तो अब अपन पढ़ेंगे यार इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, क्यों कंप्लायंस ऑफ द लंग डिक्रीज हो रहा है, मतलब किस किस कंडीशन में कंप्लायंस ऑफ द लंग डिक्रीज होता है। तो सबसे पहला जो रीज़न है इट इज़ द पल्मोनरी कंजेशन,
ऑब्वियसली यार पल्मोनरी कंजेशन मतलब जब लंग्स में ब्लड फिल्ड हो जाएगा तो उसका कंप्लायंस, उसका स्ट्रेचेबिलिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन है पल्मोनरी कंजेशन। दूसरा है पल्मोनरी ईडेमा। पल्मोनरी ईडेमा जब होता है ना, लंग्स का स्वेलिंग जब हो जाता है ना, तभी भी उसकी स्ट्रेचेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है एंड उसका जो कंप्लायंस है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। देन वी आर हैविंग दी इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ये भी एक कंडीशन होती है जिसमें जो लंग्स हैं उनका वो स्टिफ हो जाते हैं, मतलब देयर इज स्टिफनिंग एंड स्कैरिंग ऑफ द लंग्स। तो देयर इज ऑल्सो अ कंडीशन विच इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल पल्मोनरी पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लंग्स का जो है ना, लंग्स जो हो जाते हैं ना वो स्टिफ हो जाते हैं, देयर स्टिफनिंग एंड स्कैरिंग ऑफ द लंग्स। तो इस कंडीशन में भी कंप्लायंस ऑफ द लंग्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अभी अपन ने पढ़ा डाउनवर्ड एंड टू द राइट। अब यहाँ पर ये जो कर्व है ना, अभी ये कर्व जो है ना ये होगा अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट, अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट, ठीक है। अब ये अपवर्ड शिफ्ट होगा, मतलब ये जो कर्व है ना ये कर्व ऊपर जाएगा, ये कर्व ऊपर जाएगा और ये राइट में शिफ्ट होगा, मतलब ये कर्व कुछ इधर ऐसे चले जाएगा। अगर वो अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कंप्लायंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कंप्लायंस विल इंक्रीज, ओके। तो अब इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, कंप्लायंस किस किस चीज़ में इंक्रीज हो जाता है। तो इसका पहला रीज़न है इम्फाइसेमा, इम्फाइसेमा एंड ओल्ड एज में। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इम्फाइसेमा में और ओल्ड एज में तो इलास्टिसिटी तो लॉस हो जाती है, अपन इम्फाइसेमा के बारे में पढ़ते ही है, नीट में भी था हमको, ठीक है। तो यार इसमें तो इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, फिर तो कंप्लायंस जो है, मतलब अपन क्या बोल रहे हैं कि इन कंडीशन में लंग्स की जो इलास्टिसिटी है वो तो कम हो जाती है ना, फिर कंप्लायंस तो डिक्रीज होना चाहिए, ये कैसे कंप्लायंस बढ़ रहा है। तो यार एक्चुअली ना इट्स अ मिसनॉमर। सो है ना, एक्चुअली ना इसमें कंप्लायंस जो है ना वो बढ़ जाता है। तो वैसे तो ये मिसनॉमर है, लेकिन इसका रीज़न ये बताया जाता है कि इट मे बी ड्यू टू सम मॉडिफिकेशन इन द नीटिंग अरेंजमेंट ऑफ द इलास्टिक टिश्यूज़। इसीलिए जो है इन कंडीशंस में अपना जो कंप्लायंस है वो इंक्रीज हो रहा है, बाकी ये मिसनॉमर है। इसका रीज़न यही बताया जाता है कि इट इज़ ड्यू टू सम मॉडिफिकेशन इन द नीटिंग अरेंजमेंट ऑफ द इलास्टिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये फैक्टर्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं, किसके, कंप्लायंस ऑफ द लंग्स के, ठीक है। अभी अपने फैक्टर्स किसके पढ़े, व्हेन लंग्स आर इन द थोरैक्स, लंग कंप्लायंस ऑफ द लंग्स एंड थोरैसिक वॉल। अभी अपन पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ द कंप्लायंस ऑफ द लंग्स, मतलब कंप्लायंस ऑफ द लंग अलोन, ठीक है। तो कंप्लायंस ऑफ द लंग अलोन मतलब लंग्स को ऊपर थोरैक्स के बाहर निकाल दिया है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है इट इज़ द लंग वॉल्यूम, ठीक है। यार अब सोचो ना, अगर अपन ने किसी का एक लंग निकाल दिया, अपने पास दो लंग्स है ना, तो सपोज अपन ने किसी का एक लंग निकाल दिया तो अपने पास तो एक ही लंग बचेगा ना। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कंप्लायंस ऑफ द लंग कितना है, 200 मिलीलीटर्स है ना पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। अभी वॉल्यूम ही आधा हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 100 ml, आई मीन 100 मिलीलीटर्स पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो कंप्लायंस ऑफ द लंग जो है अफेक्ट करता है। दूसरा फैक्टर कौन सा है, इट इज़ द फेज ऑफ रेस्पिरेशन, फेज ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। ठीक है, देखो कंप्लायंस इज ग्रेटर व्हेन मेजर ड्यूरिंग डिफ्लेशन देन मेजर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। क्या होता है ना, जब कंप्लायंस जो है ना, जब हमारे लंग्स डिफ्लेशन में होते हैं ना, मतलब दे आर फुल्ली डिफ्लेटेड, तो व्हेन लंग्स आर इन द डिफ्लेशन ना, तब उसका जो कंप्लायंस होता है ना वो ज़्यादा होता है, ठीक है। देन मेजर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। एक्चुअली ये क्यों होता है, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन के टाइम पे अपन क्या बोल रहे हैं, जब लंग का अपन इन्फ्लेशन कर रहे हैं उस टाइम पे जो कंप्लायंस होता है ना वो कम होता है। ये क्यों होता है, बिकॉज देखो जब जैसे जैसे अपन लंग्स का इन्फ्लेशन करते हैं ना वैसे वैसे उसका कंप्लायंस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो इन्फ्लेट हो रहा है, जैसे जैसे उनका वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे उनका कंप्लायंस है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन के टाइम पे लंग वॉल्यूम कम होता है, डिफ्लेशन के टाइम पे लंग वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हो गया फेज ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, आई मीन
फेज ऑफ रेस्पिरेशन, फिर फेज ऑफ रेस्पिरेशन साइकिल। ठीक है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद तीसरा जो है, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, देखो ये अपना, ये इसका देखो कैसे होता है कि देखो ये अपना लंग्स है सपोज, ठीक है। तो ये लंग्स का जो ये होता है अपेक्स और ये होता है बेस, ठीक है। तो लंग्स का जो अपेक्स है ना, लंग्स के अपेक्स पे जो कंप्लायंस होता है ना वो कम होता है। ऐसा क्यों? और इसको जो बेस है वहाँ पे कंप्लायंस ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों? तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जो हमारा लंग्स है, लंग्स का जो अपेक्स है वहाँ पे ना जो डिस्टेंडेड एल्वियोलाई है ना, डिस्टेंडेड एल्वियोलाई का जो नंबर है वो ज़्यादा होता है कहाँ पे? अपेक्स पे, इसलिए कंप्लायंस होता है वहाँ पे कम हो जाता है। देखो ना, एल्वियोलाई अगर ऑलरेडी डिस्टेंडेड है मतलब वो थोड़े से इन्फ्लेटेड है तो मैंने अभी ऊपर बताया था कि जैसे लंग्स अगर जैसे ही वो लंग इन्फ्लेट होते जाते हैं ना तो उनका कंप्लायंस डिक्रीज होते जाता है। तो यहाँ पे अपेक्स पे जो है एल्वियोलाई जो है वो ऑलरेडी डिस्टेंडेड है तो उनका कंप्लायंस जो है ना वो डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में, जो उसका अपेक्स है ना वहाँ पे कंप्लायंस कम होता है और बेस पे ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा हो गया सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन को कैसे अफेक्ट करता है? देखो क्या होता है ना, सरफेस टेंशन जो है ना, सरफेस टेंशन बढ़ जाता है अगर अपने पास सरफेक्टेंट नहीं हो तो, ठीक है। सरफेक्टेंट क्या है? देखो ये एल्वियोलाई होते हैं ना अपने, एल्वियोलाई को ना ऐसे सरफेक्टेंट लगा होता है, ये सरफेक्टेंट होता है। सरफेक्टेंट का काम क्या होता है? सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना, ठीक है। सपोज ये सरफेक्टेंट नहीं होता ना तो ये जो हमारे एल्वियोलाई है, सपोज एक्सपायरेशन अभी कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं अभी? एक्सपायरेशन। तो ये ना पूरे ऐसे कोलैप्स हो जाते हैं, लंग्स ऐसे पूरे कोलैप्स हो जाते पूरे के पूरे, ठीक है। क्यों? ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो ये अपना जो सरफेक्टेंट ये आगे और भी आएगा। सरफेक्टेंट का काम क्या होता है? सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या करता है? अगर सपोज देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ सरफेक्टेंट, सपोज अगर सरफेक्टेंट नहीं होता तो सरफेस टेंशन बढ़ जाता ना बहुत। अगर सरफेक्टेंट नहीं होता तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता। अगर सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता ना तो कंप्लायंस डिक्रीज हो जाता, ठीक है। कंप्लायंस कम हो जाता है, इसका मतलब क्या है? सरफेस टेंशन के बढ़ने पर कंप्लायंस डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या है? मोर प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू डिस्टेंड द लंग्स, ठीक है। तो कंप्लायंस जो है वो कम हो जाता और ज़्यादा प्रेशर लगता है एल्वियोलाई को डिस्टेंड करवाने में, ठीक है। ये हो गया सरफेस टेंशन का इफेक्ट, ठीक है। समझ रहे हो? अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, इनका इन्वर्स रिलेशन है। अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो कंप्लायंस कम हो जाता है, सीधी सीधी बात, ठीक है। तो ये अपने फैक्टर्स कंप्लीट हो गए यहाँ पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंप्लायंस ऑफ द लंग्स ओनली, ठीक है। अभी अपन पढ़ते हैं कंप्लायंस डायग्राम। तो यार ये कंप्लायंस डायग्राम का ये कंप्लायंस डायग्राम दिया है गाइटन में, तो मैं वो पिक्चर लाई हूँ और ये भी दिया है उसमें एक, ठीक है। तो देखो अभी कंप्लायंस डायग्राम को एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखो कंप्लायंस डायग्राम में अपन यहाँ पे लेते हैं प्लूरल प्रेशर, यहाँ पे लेते हैं लंग वॉल्यूम चेंज इन लीटर्स, ठीक है। देखो अपन ने क्या बोला था कि कंप्लायंस जो है ना ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर के बढ़ने से अफेक्ट होता है, ठीक है। तो अपन ना क्या करते हैं ना, ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर को अगर अपन को चेंज करना है तो ना अपन प्लूरल प्रेशर चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखो ठीक है, अब इस ग्राफ से अपन को क्या समझ रहे हैं ना कि सपोज अपन इंस्पायरेशन कर रहे हैं, जब अपन इंस्पायरेशन करते हैं ना तो ये है अपना कंप्लायंस, ठीक है। जब अपन एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो हमारा ये है कंप्लायंस, ठीक है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि लाइक जब अपन इंस्पायरेशन कर रहे हैं ना तब उसका कंप्लायंस अलग है और एक्सपायरेशन के टाइम पे उसका कंप्लायंस अलग है, ठीक है। तो देखो अब इंस्पायरेशन के टाइम पे ये कर्व नीचे है ना थोड़ा,
तो नीचे है तो यहाँ पे क्या है, कंप्लायंस जो है वो कम है। कब? इंस्पायरेशन के टाइम पे। एक्सपायरेशन के टाइम पे क्या है, कंप्लायंस ज़्यादा है। ठीक है, कर्व ऊपर है ना, इसका मतलब क्या होता है ना कि लाइक लंग्स जो है ना अपने वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। अगर परफेक्टली इलास्टिक होते तो इंस्पायरेशन के टाइम पे और एक्सपायरेशन के टाइम पे कंप्लायंस सेम होना चाहिए था ना। फिर तो ये वाला, तो फिर अपन को ये वाला कर्व मिलना चाहिए था, ये वाला होना चाहिए था, ये वाला ग्राफ, बट ये वाला तो है ही नहीं, है ना। तो लंग्स जो है ना वो अपने परफेक्टली इलास्टिक नहीं होते। ठीक है, और ये जो लूप बन रहा है ना, इसको अपन नाम देते हैं हिस्ट्रेसिस लूप। इसका नाम है हिस्ट्रेसिस लूप। ठीक है, और ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली इमेजिनरी लाइन, इसको अपन बोलते हैं कंप्लायंस लाइन। ठीक है, तो अपन इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि स्ट्रेचेबिलिटी इज डिफरेंट इन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, और दूसरा अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लंग्स है वो हमारे परफेक्टली इलास्टिक नहीं होते। ठीक है, उसके बाद ना अभी ना आगे ना आपको और आएगा कि इलास्टिक रेजिस्टेंस होता है एक चीज़, इलास्टिक रेजिस्टेंस, फिर एक होता है एयरवे रेजिस्टेंस। तो इनके चेंज होने से ना अपना जो हिस्ट्रेसिस लूप है ना वो चेंज होता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लायंस डायग्राम हो गया। ठीक है, और ये भी एक डायग्राम दिया है गाइडन में, ये भी मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्लायंस समझाऊंगी ना, तो उसमें आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जब इसका, देखो इसका क्या मतलब होता है ना, इसमें कंप्लायंस दिखाया हुआ है, देखो यहाँ पे प्लूरल प्रेशर और यहाँ पे लंग वॉल्यूम चेंज। ठीक है, तो जब अपन एल्वियोलाई को एयर से फिल करते हैं और जब अपन सेलाइन से फिल करते हैं, ये बताया हुआ है। ठीक है, जब अपन एयर से फिल कर रहे हैं तो जो कंप्लायंस ज़्यादा है, जब अपन इसको सलाइन से फिल कर रहे हैं तब कंप्लायंस कम है। ऐसा क्यों, अभी अपन ये भी देख लेते हैं। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्लायंस डायग्राम। ठीक है, तो इसमें वी विल स्टडी द इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग्स। Elastic forces in the lungs is studied under two headings, that is the elastic forces in the lung tissues and the elastic forces inside the wall of the alveoli. ठीक है, तो elastic forces inside the lung tissues is because of the elastin and collagen fibers, and the elastic forces inside the wall of the alveoli, we know that. ठीक है, तो इसमें ये अपन थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे कि ये जो अपने एल्वियोलाई होते हैं ना, एल्वियोलाई में वी आर हैविंग अ लेयर विच इज कॉल्ड ए सरफेक्टेंट। तो सरफेक्टेंट का काम क्या होता है, सरफेक्टेंट सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अब सपोज सरफेक्टेंट हमारे पास नहीं है, अगर सरफेक्टेंट नहीं होता तो सरफेस टेंशन बहुत ही बढ़ जाता है ना, और लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाते। ठीक है, तो सरफेस टेंशन के इंक्रीज होने पर कॉम्प्लायंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे, अभी इसके बाद ना अपन एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं कि लाइक एक डायग्राम जो एक ग्राफ जो मैं लाई थी वो एक्सप्लेन करना है। एक केस बनता है इसमें कि व्हेन लंग्स आर फिल्ड विथ सलाइन सॉल्यूशन एंड एक बार इट इज़ फिल्ड विथ एयर। ठीक है, तो व्हेन इट इज़ फिल्ड विथ सलाइन सॉल्यूशन एंड व्हेन इट इज़ फिल्ड विथ एयर, जब अपन एयर, अब सपोज एयर बढ़ रहा है, सपोज ये अपना एल्वियोलाई है और यहाँ पे ही अपन सरफेक्टेंट का लेयर बना दिया। ठीक है, यहाँ पे तो फ्लूइड है अपना, ठीक है, फ्लूइड है और ये एयर है। जब अपन यहाँ पे एयर फिल करते हैं ना, तो यहाँ पे एक इंटरफेस बन रहा है ना बिटवीन दी सरफेक्टेंट एंड द एल्वियोलर फ्लूइड, आई मीन बिटवीन द एयर एंड द एल्वियोलर फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो सरफेक्टेंट का इफेक्ट है, सरफेक्टेंट का इफेक्ट जो है वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सरफेक्टेंट का इफेक्ट है। तो अगर सरफेस टेंशन कम हो जाता है तो कॉम्प्लायंस क्या होता है, बढ़ जाता है, ज़्यादा होता है। मतलब अगर अपन ने एयर फिल किया तो अभी अपन सलाइन सॉल्यूशन का देख लेते हैं। व्हेन इट इज़ फिल्ड विद सलाइन सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये अपना एल्वियोलाई है, यहाँ पे फ्लूइड है। ठीक है,
यहाँ पे ये अपना सरफेक्टेंट का लेयर है। अभी अपन ने देखो अगर यहाँ पे सलाइन सॉल्यूशन भर दिया तो यहाँ पे कोई इंटरफेस नहीं रहा ना, तो अब यहाँ पे एयर तो है नहीं, एयर तो अपन ने हटा दी, तो अभी अपन देखेंगे कि यहाँ पे कोई इंटरफेस नहीं है बिटवीन दी एल्वियोलर फ्लूइड, यहाँ पे कोई भी इंटरफेस नहीं है बिटवीन द एल्वियोलर फ्लूइड एंड द एयर। ठीक है, इंटरफेस नहीं होने की वजह से ये जो सरफेक्टेंट का इफेक्ट है ना, सरफेक्टेंट का इफेक्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा अपन को। अगर सरफेक्टेंट का इफेक्ट सपोज नहीं मिला, मतलब अपन कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे सरफेक्टेंट की डेफिशिएंसी है। अगर सरफेक्टेंट की डेफिशिएंसी है तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सरफेस टेंशन मतलब सरफेस टेंशन जो है वो बहुत ही बढ़ जाता है, सॉरी सरफेस टेंशन जो है वो बढ़ जाता है। अगर सपोज सरफेस टेंशन बढ़ जाता है तो कॉम्प्लायंस क्या हो जाता है, कॉम्प्लायंस कम हो जाता है। सरफेस टेंशन बढ़ता है और कॉम्प्लायंस कम हो जाता है व्हेन लंग्स आर फिल्ड विथ सलाइन सॉल्यूशन। अभी यही चीज़ आपको ना ग्राफ में दिखाई है, देखो देखो ये अपना कंप्लायंस का डायग्राम दिखाया हुआ है। व्हेन इट इज़ फिल्ड विथ एयर ना, जब एयर के साथ फिल्ड हुआ है ना तो वहाँ पे कंप्लायंस ज़्यादा दिख रहा है आपको, और जब अपन सलाइन सॉल्यूशन के साथ फिल कर रहे तो अपने को कंप्लायंस दिख रहा है कि कम है। तो ऐसा क्यों है, समझ में आ गया ना, क्योंकि ये ना जब अपन सलाइन सॉल्यूशन फिल करते हैं ना लंग्स में तो वहाँ पे अपन को ना कोई भी इंटरफेस नहीं मिलता। अगर इंटरफेस नहीं मिलता तो सरफेक्टेंट जो है वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंप्लायंस ऑफ द लंग्स। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं सब कुछ नहीं लिख रही हूँ, जितना एक्सप्लेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही लिख रही हूँ, क्योंकि यार अगर मैं सपोज सब लिखूँगी ना तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का वीडियो जो है अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।